एक छोटे से गांव में हरिया अपनी बीवी नैना के साथ रहा करता था। हरिया जितना भोला था उतनी ही तेज नैना थी, पर फिर भी हरिया नैना को घर पर रुकने के लिए बोलता था और खुद बाजार में पकोड़े बेचा करता था। हरिया जहाँ पकोड़े बेचा करता था उसके ठेले के ठीक सामने एक बड़ा सा ढाबा था। ढाबे का मालिक रामू हरिया से नफरत किया करता था, क्योंकि इतना बड़ा ढाबा होने के बाद भी रामू का ढाबा हरिया के पकोड़े के सामने कम चला करता था। ऐसे ही एक दिन लगता है आज वो हरिया का बच्चा छुट्टी पर है, जब ही तो अब तक वो अपना ठेला लेकर नहीं आया पकौड़े बेचने के लिए। मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी भी मेरे ढाबे के सामने अपना ठेला ना लगाए, उसकी वजह से मेरा ढाबा नहीं चलता। रामू ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हरिया अपना ठेला लेकर आ जाता है और गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगता है। हरिया को पकोड़े बनाता देख रामू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में हरिया के पास आकर उससे बोलता है, क्यों रे हरिया, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? सच में इतना भोला है या सिर्फ भोला होने का नाटक करता है? जब तक तू अपना ये सड़ा सा ठेला लेकर नहीं आया था, सारे ग्राहक तब तक मेरे ढाबे में आकर खाना खा रहे थे, पर तेरे आते ही मेरे सारे ग्राहक तेरे ठेले पर आकर खड़े हो गए, तेरा ये घटिया और सस्ते पकौड़े खाने के लिए। देख हरिया, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अपना पकौड़े का ठेला लेकर कहीं और चला जा। मैं यहाँ से कहीं और क्यों जाऊँ? ये मेरी जगह है, मैं बरसों से यहीं पर पकौड़े बेच रहा हूँ। आपका ढाबा अभी कुछ महीनों पहले खुला है, आप कहीं और जाइए। हरिया की बात सुनकर रामू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी लोग हरिया के पकोड़े खाने आते हैं और कोई भी ढाबे में नहीं जाता। ये देखकर एक दिन रामू कुछ गुंडों को बुलाता है और उन्हें पैसे देकर उनसे बोलता है, मुझे कल इस हरिया का ठेला अपने ढाबे के बाहर नहीं चाहिए और ना ही ये हरिया, इसीलिए तुम लोग आज रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाएगा तब इसके ठेले को तोड़ देना और इसके सारे सामान को भी तहस नहस कर देना। अब बस हमारी जेब गरम करते रहो, उस हरिया को तो हम अच्छे से ठंडा कर देंगे। इस तरह से रामू अब शाम होने का इंतजार करता है। रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाने के लिए निकलता है, तभी कुछ गुंडे हरिया को घेर लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही वो गुंडे हरिया का ठेला और उसका सामान भी तहस नहस कर देते हैं। अब बेचारा घायल अवस्था में जैसे तैसे हरिया घर पहुंचता है। हरिया की हालत देख हरिया की बीवी नैना हरिया से बोलती है, अरे क्या हुआ, आपकी हालत किसने की? पता नहीं नैना, पर जब मैं घर में आ रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरी खूब पिटाई की। उसने हमारा ठेला, कढ़ाई और पकौड़े बेचने के सारे सामान तोड़कर फेंक दिए। हमारे पास वो इकलौती कढ़ाई थी जिसमें मैं पकौड़े बनाकर बेचा करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हो ना हो ये काम उस रामू का ही है। उस रामू को तो मैं सबक सिखा कर आऊंगी, पर उससे पहले कल सुबह होते ही आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे दवाई लेने के लिए। इस तरह से अगली सुबह नैना हरिया को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई लेकर घर पहुंचती है। हरिया घर में आराम कर रहा होता है और नैना हरिया को सुलाकर रामू के पास जाती है और उससे बोलती है, क्यों रे रामू, तुझे क्या लगा तू मेरे पति को गुंडों से पिटवाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरे पति से कितना जलता है, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस जलन को बुझने नहीं दूंगी। पहली बात तो ये कि तू मेरा कर भी क्या लेगी, दूसरी बात ये कि तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने ही तेरे पति को गुंडों से पिटवाया है? नहीं ना, जिस दिन तेरे पास सबूत हो उस दिन आकर तुम मुझसे बहस करना जी। हाँ, अभी यहाँ से जा, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो चुका है। आइए आइए, मेरे ढाबे में सस्ता खाना खाइए जी, जी भर के खाइए, सिर्फ 100 रुपए प्लेट। इस तरह से नैना वहाँ से चली जाती है और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था देखकर उसे रात भर नींद नहीं आती और वो मन ही मन सोचती है, हरिया जी की तबीयत ठीक नहीं है और अब तो ठेला भी नहीं है और दोबारा से पकोड़े का काम शुरू करने का मतलब है 10 से 20 हजार का खर्चा, पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल सुबह कहीं काम का पता करके आती हूँ। जब तक हरिया जी घर में है तब तक मैं ही कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ।
ये सोचकर अब नैना अगले दिन काम की तलाश में जाती है, जहाँ वो रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो अपने कंधे पर एक भारी थैला लिए चल रही होती है। उसके लड़खड़ाते कदम देखकर नैना उसे संभालती है और उसके कंधों से वो थैला लेकर उससे बोलती है, माँ जी, आपका थैला तो बहुत भारी है, पर आप इतना भारी थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूंगी। बेटा, इसमें मेरे बर्तन हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए सोचा कि क्यों ना इन बर्तनों को बेच दूं। बस इसीलिए बर्तन की दुकान पर जा रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। इस तरह से नैना उस बूढ़ी औरत को बर्तन की दुकान पर छोड़ देती है और बूढ़ी औरत अपनी थैली में से एक कढ़ाई निकालकर नैना को देती है। नैना भी आशीर्वाद समझकर उस कढ़ाई को रख लेती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब भी नैना एक ही चीज सोच रही होती है, आखिर वो अपना घर कैसे चलाए। तभी उसे गांव में एक शोर सुनाई देता है और शोर की आवाज सुनकर नैना बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी चम्मच से टाल पीट रहा है और सबसे बोल रहा है, कल ठाकुर जी के घर पर एक प्रतियोगिता है जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपनी रेसिपी बनाकर ठाकुर जी को खिला सकता है और ठाकुर जी को जिसकी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, ठाकुर जी उन्हें आजीवन के लिए नौकरी देंगे। साथ ही उनके परिवार की देखभाल और खाना पीना भी ठाकुर की तरफ से होगा। अरे वाह, ये तो एक सुनहरा मौका है। मुझे इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मेरे और हरिया जी जैसा पकोड़े बनाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं कल ही इस प्रतियोगिता के लिए पकोड़े बनाकर ले जाऊंगी। अब तो मेरे पास कढ़ाई भी है। ये सोचकर नैना घर जाती है और बुढ़िया की दी हुई कढ़ाई पर वो आलू के और गोभी के पकोड़े बनाती है। पकोड़े दिखने में काफी सोने की तरह मालूम पड़ते हैं, पर फिर भी नैना पकोड़े पर ध्यान ना देकर प्रतियोगिता पर ध्यान देती है। और जब हरिया पकोड़ों को खाता है तो वो नैना से बोलता है, अरे नैना, कैसे पकौड़े बना रही हो? ये पकौड़े हैं या सोना? और वैसे भी ये देखने में सोने के पकौड़े ही लग रहे हैं और खाने में भी नहीं हो रहा। हरिया की बात सुनकर नैना पकोड़े को देखती है और वो देखती है कि उसने जितने भी पकोड़े बनाए हैं वो सच में सभी सोने के हैं। अब क्या था, नैना समझ जाती है कि उस बुढ़िया ने उसे कोई साधारण कढ़ाई नहीं दी। अब नैना सोने के पकोड़े को ले जाकर बेच देती है और इस तरह से बहुत जल्द नैना अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेती है। और ठीक होते ही हरिया उसी ढाबे के सामने अपना एक छोटा सा पकोड़े का दुकान खोलता है। हरिया की तरक्की देखकर रामू की जलन और बढ़ जाती है और उसे नाना की बात याद आती है। मैंने जितना सोचा था, इसकी बीवी तो उससे भी कई ज्यादा चालाक निकली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसकी दुकान के सामने अपना ढाबा चलाने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँ। इस तरह से रामू अपना ढाबा बंद करके दूसरी जगह चला जाता है और नैना पकोड़े बेचकर दिन दुगनी रात चौगनी करती है। साथ ही वो गरीब लोगों की मदद करती है और रामू जैसे अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ती है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था, लेकिन पूरे गांव में किसी के घर में टीवी नहीं था। परंतु जब वो सेठ अपने घर टीवी खरीद के लाता है तो पूरे गांव में भीड़ जमा हो जाती है और वह सभी सेठ का टीवी देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और सेठ सभी गांव वालों को धमकाते हुए उनसे बोलता है, अरे तुम गरीब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर खड़े होकर मेरे टीवी को देखने की? सेठ, पूरे गांव में किसी के पास टीवी नहीं है सिवाय तुम्हारे। पहली बार हम सभी गांव वालों ने टीवी देखा है जिसमें तरह तरह के शो दिखाए जाते हैं। अगर तुम हम सबको भी टीवी थोड़ी देर देखने दोगे तो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे ये टीवी मैं अपने पैसे से लाया हूँ, ना कि तुम्हारे पैसे से, इसीलिए टीवी को देखने का सिर्फ मेरा अधिकार है। और यदि फिर भी तुम सभी गांव वालों को टीवी देखना है तो तुम सबको 1 घंटे के 200 रुपए देने होंगे। तुम वैसे भी खूब बेईमानी करते हो और हम गांव वालों की मेहनत की कमाई से ही टीवी लेकर आए हो, और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें 200 रुपए दें? तब जाकर तुम बदले में हमें 1 घंटे प्रोग्राम देखने दोगे? रहने दो सेठ, जब टीवी नहीं था तब कौन सा हम गांव वाले टीवी देख रहे थे, इसीलिए तुम अपनी टीवी अपने पास रखो। इस तरह से सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं।
लेकिन जब भी सेठ के घर टीवी चल रहा होता है तो कोई ना कोई चुपके से सेठ की टीवी को देख ही लेता है। इसी तरह से एक बार बोनी नाम का एक छोटा सा बच्चा कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर सेठ के घर में चल रही टीवी पर पड़ती है और वो बाहर खड़ा होकर चुपके से सेठ के टीवी को देखने लगता है। लेकिन तभी सेठ घर से बाहर निकलता है और वो बोनी को टीवी देखते हुए पकड़ लेता है, जिसके बाद सेठ बोनी से बोलता है, अच्छा, तो तू सुबह से इधर खड़ा होकर छुप छुप कर फ्री में मेरा टीवी देख रहा था हैं? नहीं सेठ, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, मैंने तुम्हारा टीवी नहीं देखा। पर हाँ, जब तुम्हारे घर से शोर की आवाज आई तो मुझे लगा तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी हो गई है, और जब मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि तुम तो टीवी देख रहे थे। झूठ बोलता है और फ्री में मेरा टीवी देखता है, चल पैसे निकाल मेरे। इतना बोलकर सेठ उस बच्चे को मारने लगता है और उससे पैसे मांगने लगता है। तभी उस बच्चे की माँ बिंदिया वहाँ आ जाती है और सेठ को अपने बच्चे को मारते हुए देख सेठ से बोलती है, सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आखिर इसने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे बच्चे को मार रहे हो? क्या कर दिया? अरे पूरा गांव जानता है कि मेरा टीवी जो कोई देखेगा उसे 1 घंटे के 200 रुपए देने पड़ेंगे, और तेरा बेटा सुबह से यहाँ खड़ा होकर टीवी देख रहा है, उस हिसाब से तो मैं सिर्फ इससे 200 रुपए मांग रहा हूँ। अरे सेठ, हम गरीब की गरीबी का ऐसा फायदा मत उठाओ कि आने वाले समय में जब तुम्हें गरीबों की जरूरत पड़े तो हम तुम्हें तुम्हारे दिन याद दिला दें। और रही बात 200 रुपया की, तो अगले महीने मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार जाऊंगी। इतना बोलकर बिंदिया अपने बेटे के साथ घर जाती है और बिंदिया खुद खेत में काम करने चली जाती है और पूरे दिन काम करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ वो अपना सारा दुख सुख उस पेड़ को बताती थी। आज भी बिंदिया उस पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ से बोलती है, काश कि टीवी भी एक पेड़ की तरह होता और उसका मुझे कोई बीज मिल जाता, फिर मैं उस बीज को तुम्हारी तरह इसी जमीन में लगा देती, फिर वो भी टीवी बन जाता, और फिर मेरा बच्चा उस टीवी में जो भी उसका दिल करता वो देख पाता। लेकिन अफसोस, टीवी खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और तो और उस सेठ से मैंने ये भी कह दिया है कि अगले ही महीने मैं उसके 200 रुपये लौटा दूंगी, लेकिन 200 रुपया कमा कर किसी को देना मुझ जैसी गरीब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इतना बोलकर बिंदिया अपनी गरीबी को कोसने लगती है और वो रोने लगती है। लेकिन इतने सालों में जिस पेड़ ने कभी नहीं बोला था, आज वो बिंदिया का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता और बिंदिया से बोलता है, बिंदिया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम हमेशा अपना सुख दुख मुझे बताती हो, परंतु मैंने कभी तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं डरता था अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं जादुई पेड़ हूँ तो तुम सभी गांव वालों को बता दोगी और फिर लालची गांव वाले मुझसे आकर कुछ ना कुछ मांगा करेंगे। परंतु आज तुम्हारा दुख देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ और साथ में तुम्हें एक जादुई टीवी भी दे रहा हूँ। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने मेरी सच्चाई किसी को बताई तो ये जादुई टीवी खराब हो जाएगा और तुम और भी ज्यादा गरीब हो जाओगी। क्या? जादुई टीवी? लेकिन मुझे तो टीवी चलाना ही नहीं आता जादुई पेड़। और रही बात आपकी सच्चाई की, तो मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी। बिंदिया की बात सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश होता है और वो बिंदिया को इस टीवी को चलाने का एक राज बताता है। बिंदिया, जादुई टीवी तुम्हारे बोलते ही अपने आप चलेगा, परंतु हाँ, जैसे और टीवी को बिजली की जरूरत होती है चलाने के लिए, ठीक उसी तरह से इस टीवी को भी किसी चीज की जरूरत है, और वो है तुम्हारा नाच। अगर तुम इसके सामने खुश होकर नाचोगी तो ही ये चालू होगा और तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारी बातों का जवाब देगा। यदि तुम इसके सामने रोगी तो ये तुम पर ही उल्टा गुस्सा होगा। तो अब देख लो कि जादुई टीवी को कैसे चलाना है। मैं सब कुछ समझ गई हूँ जादुई पेड़। अब बिंदिया उस जादुई पेड़ को अपने साथ घर ले जाती है। अपने घर में भी टीवी देखकर बोनी बहुत खुश होता है, जिसके बाद बिंदिया बोनी से बोलती है,
बोनी बेटा, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। मेरी कसम खाओ कि तुम ये बात कभी किसी से नहीं बताओगे। माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ, आप मुझे जो भी राज बताओगी वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद बिंदिया उसको टीवी चालू करने का राज बताती है। अब बोनी उस टीवी को चालू करने के लिए उस टीवी के सामने नाचता है और अपने बेटे को नाचता देख बिंदिया की हंसी निकल जाती है। वह लोग जादुई टीवी देखकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो टीवी चालू हो जाता है और बोनी अपनी माँ से बोलता है, ये क्या माँ, मुझे तो कार्टून देखना था पर इसमें तो गाने चल रहे हैं। बोनी के इतना बोलते ही अपने आप टीवी में कार्टून चल जाता है। बोनी ये देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद बिंदिया सभी गांव वालों को बताती है कि अब उसके घर में भी टीवी है, इसलिए जिस किसी को भी टीवी देखने का मन हो तो उसके घर में आ जाए। जिसके बाद सभी गांव वाले उस जादुई टीवी को देखने के लिए बिंदिया के घर जाते हैं और जब सेठ को बिंदिया के घर में टीवी होने के बारे में पता चलता है तो वो उसकी टीवी को तोड़ने के लिए रात के अंधेरे में एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके घर जाता है और जैसे ही टीवी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, टीवी चलने लगता है और गुस्से में सेठ से बोलता है, सेठ, तू मुझे तोड़ने आया है? रुक, अभी मैं तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। इतना बोलकर टीवी उसकी खूब पिटाई करता है और शोर की आवाज सुनकर बिंदिया की आंख खुल जाती है और वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है। जिसके बाद जादुई टीवी बिंदिया से बोलता है, ये मुझे तोड़ने आया था, इसीलिए मैंने इसकी हड्डियां तोड़ दी। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और सुन भी, और तुम सभी गांव वालों की इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ, परंतु ऐसे लालची घमंडी मक्कार इंसान की मैं सिर्फ हड्डियां ही तोड़ता हूँ। आज तो मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया, पर अगर अगली बार ये मुझे तोड़ने या तुम लोगों को परेशान करने आया तो मैं इसे भगवान के पास पहुँचा दूंगा। ये देखकर सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं। तो वहीं कुछ लोग मिलकर सेठ को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब सेठ को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पहले की तरह सभी गांव वाले बिंदिया के घर में आकर जादुई टीवी में अपने मनपसंद प्रोग्राम को देखते हैं और इस तरह से बिंदिया का जादुई टीवी बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हो जाता है। चुड़ैल का कुत्ता। सविता एक 25 साल की बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। उसकी शादी राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। सरिता के पिता ने सरिता को कम दहेज दिया था, जिसकी वजह से उसकी सास रामवती उसको हमेशा प्रताड़ित करती थी। अरे कलमुही कहाँ मर गई? अरे मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था, बना कि नहीं अभी तक? लाई माँ जी, अभी बस चावल पकने ही वाला है। इतना वक्त हो गया, अभी तक तेरा खाना भी नहीं बना और अभी कपड़े भी पड़े हैं। आज नहीं कल तक तेरा खाना बनेगा। कब तेरे कपड़े धुलेंगे? इतना धीरे धीरे चलती है। तेरे बाप ने तुझे ही मेरे सर पर मरना था। कुछ समय बाद रामवती रसोई में जाकर देखती है तो चावल पक गया होता है। कुछ भी कहो, खाना तो तू बहुत अच्छा बनाती है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, रहा नहीं जा रहा। चल खाकर देखती हूँ, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चल थोड़ा सा खाकर भी देख लूं। रामवती चावल के पतीले में से कुछ चावल खा लेती है और स्वाद स्वाद में उसे वो चावल बहुत अच्छे लगते हैं। सच में चावल तो बहुत टेस्टी है, जी कर रहा है खाए जाओ। पर अगर मैंने उसकी तारीफ कर दी ना तो वो सर पे चढ़ जाएगी और सोचेगी कि मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। रामवती बहुत गुस्से में आकर सविता को आवाज लगाती है और सविता भागी भागी रामवती के पास रसोई में आती है। क्या हुआ माँ जी? एक बात बता, ये चावल तूने कितने जनों के लिए बनाया है? अरे घर के लिए बनाए हैं या कोई बारात आने वाली है? अपनी बारात को खिलाएगी क्या इतने चावल? भला कौन खाएगा 4 दिन के चावल एक ही दिन में बना डाले? तेरे बाप ने भिजवा दिए क्या चावल? पैसा लगता है इन चावल में, फ्री के नहीं आते हैं। पर माँ जी, चावल तो मैंने हमेशा की तरह उतने ही बनाए हैं जितने बनते हैं। अरे मैंने ये बाल क्या धूप में सुखाए हैं? अरे मुझे अंदाजा है चावलों का। ये चावल तू ही खाएगी, अब हम में से कोई नहीं खाएगा। और देख, मिर्च के मारे लाल हुए पड़े हैं चावल। खाना बनाना आता नहीं है तुझे अभी तक। रामवती उसको प्रताड़ित करती हुई रसोई से बाहर निकल कर आती है और सविता बेचारी रोती हुई रह जाती है।
उसे गली के कुत्तों से बहुत लगाव था। वो उसी से सारी बात कहा करती थी, उसे अपने बच्चे की तरह रखती थी। मैंने हमेशा की तरह ही चावल बनाया, आज चावल इतना ज्यादा क्यों लग रहा है? हमेशा मुझसे गलती होती रहती है और मैं माँ जी का दिल दुखाती हूँ। मेरा तो आज व्रत है, मैं तो चावल खा भी नहीं सकती, पर इन चावलों का क्या करूं अब मैं? शेरू, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? रामवती आए दिन उसको किसी न किसी बात पर डांटती रहती थी और सविता सर झुकाकर सहती रहती थी। एक दिन की बात है, उसकी सहेली सुमित्रा उससे मिलने आई। सविता शेरू को खाना खिला रही थी तो सुमित्रा का ध्यान ना ही सविता पर गया और ना ही सविता का ध्यान सुमित्रा पर। आओ सुमित्रा, अब बहुत समय बाद आई हो, क्या किसी काम से इस शहर में आना हुआ है तुम्हारा? हाँ रामवती, अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढती रही, पर भगवान का दिया हुआ इतना है कि समेटा नहीं जा रहा है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। अरे मैं चाहती हूँ कि एक लौता लड़का हो जो बाद में चिक चिक बाजी ना हो। रामवती सोचती है कि उसकी बहू सविता तो दहेज नहीं लेकर आई है, क्यों ना इसका पत्ता साफ करके सुमित्रा की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया जाए। और वो अपने बेटे को सुमित्रा को दिखाती है और उससे शादी की बात चलाती है। अब बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा, अरे अपना राहुल है ना, अरे बेटी बिल्कुल लायक और इकलौती भी है। तुम तो मुझे जानती हो, मैं चिक चिक बाजी में विश्वास नहीं करती। अरे मेरे घर तुम्हारी बेटी आएगी तो राज करेगी। अरे वाह, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी बहन। मैं अपनी बेटी का रिश्ता राहुल से करने के लिए तैयार हूँ। आज से हम सहेलियां नहीं बल्कि समधन बन गई हैं। दोनों आपस में गले लगती हैं और एक दिन रामवती गैस का चूल्हा खोल कर रख देती है। सविता जैसे ही गैस जलाती है वो आग की लपटों में लिपट जाती है और जलकर मर जाती है। चलो, रास्ते का कांटा तो हट गया और सविता राहुल से अलग हो गई। अब मैं राहुल की शादी सुमित्रा की बेटी से करा सकूंगी। रामवती उसकी जली हुई लाश को पास के जंगल की नदी में फेंकवा देती है। इस बात का एहसास जब शेरू को होता है तो वो पास वाली नदी पर जहाँ सविता को फेंका होता है वहाँ जाकर रोने लग जाता है। सविता चुड़ैल बनकर शेरू के सामने आ जाती है। मत रो शेरू, मत रो, मैं जानती हूँ कि अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुझे रोटी देने वाला कोई नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकती मैं तो मर चुकी हूँ। सविता को जब शेरू देखता है तो वो बहुत तेज तेज रोने लग जाता है, क्योंकि शेरू सविता को बहुत चाहता था। शेरू, मैं मर गई तो क्या हुआ, अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। जो मैं जीते जी नहीं कर पाई, अब मरने के बाद तेरे शरीर में प्रवेश करके करूंगी। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा अब। सविता शेरू के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शेरू की आंखें लाल हो जाती हैं। वो एक खूंखार कुत्ते में बदल जाता है। जब वो सविता के घर जाता है तो रामवती धूप में बैठी होती है। जब शेरू को सामने देखती है तो आग बबूला हो जाती है। अब क्या लेने आया है यहाँ पर? अरे सविता ही तुझे रोटी दे दिया करती थी, मुझसे कोई उम्मीद मत करियो। चल भाग जा यहाँ से, तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जहाँ पर सविता गई है वहीं पर चले जा तू। दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा था। शेरू गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर की सविता रामवती के पैर में काट लेती है, जिससे वो दर्द से तड़प जाती है। अब शेरू रामवती के हर काम में अड़ंगा देने लग जाता है। राहुल, सविता तो पता नहीं कहाँ भाग गई, अपना मुंह काला करा लिया उसने। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, कल लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। वो तो अपने साथ कुछ दहेज भी नहीं लाई थी, पर जो लड़की तेरे लिए पसंद की है मैंने, वो बहुत सारा दहेज लेकर आने वाली है बेटा। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं एक शादी करके कौन सा खुश था, जो अब मैं दूसरी शादी कर लूं। अब मैं कुछ नहीं जानती, कल तेरा रिश्ता पक्का होगा तो होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुमित्रा अपनी लड़की को लेकर घर आ जाती है और रिश्ता पक्का करने की बात चल पड़ती है। तभी शेरू आकर शगुन का सारा सामान फेंक देता है। इस शेरू ने तो नाक में दम कर रखा है, जब देखो कभी काट लेता है, कभी सामान फेंक देता है। अभी मैं कुत्ते पकड़ने वाली पुलिस को बुला लेती हूँ, तभी पता चलेगा इसको।
रामवती फोन करके कुत्ते पकड़ने वाली पुलिस को बुला लेती है और थोड़ी देर में वो पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जब सविता को शेरू को पकड़ने वाली बात का एहसास होता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। रुक जाओ, कोई भी शेरू को हाथ नहीं लगाएगा। सविता, तुम कहाँ चली गई थी और तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सभी ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया कि तुम किसी के साथ भाग गई हो और तुम्हारा ये रूप बहुत ही अलग है। क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। राहुल, मैं कहीं नहीं गई थी, ना ही मैं किसी के साथ भागी थी। मेरी सासू माँ ने मुझे जलाकर मार दिया था और मेरी लाश को जंगल की नदी में फेंक दिया था। पर शेरू के बार बार रोने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। शेरू के साथ माँ जी ने बहुत गलत व्यवहार किया। इस वजह से मैं शेरू के शरीर में प्रवेश कर गई और माँ जी को सबक सिखाया। ये क्या कह रही हो सविता? तुम मेरी माँ पर गलत आरोप लगा रही हो। मैं इस वक्त एक चुड़ैल हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा? माँ जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बनकर दोबारा यहाँ पर आई हूँ, जिससे किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। आज तुम्हारी शादी सिर्फ दहेज के लालच में आकर कर रही हैं माँ जी। अगर वो भी दहेज नहीं लाई तो वो भी दहेज की आग में जला दी जाएगी। माँ, क्या ये सही है? सच सच बताइए। हाँ बेटा, ये बात सही है। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने तुम्हें जलाकर मार दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। चुड़ैल की सारी बातें वहाँ खड़े सारे लोग सुन लेते हैं और पुलिस वहाँ पर आती है और वो पुलिस रामवती को पकड़ कर ले जाती है।